गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कुछ डाट के बेसिक्स जो हमें चाहिए होंगे एक बेसिक हेलो वर्ल्ड ऐप बनाने के लिए। ठीक है जी, तो आज देखते हैं डाट के कुछ बेसिक्स। तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे एक डाट पैड करके वेबसाइट है उसे खोल लीजिए, क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो कोड में डाट के बेसिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो वहाँ पे जो मेन डॉट डाट फाइल होती है वो फ्लटर ऐप को विजेट में जनरेट करती है। अभी के लिए आप उसे भूल जाइए, बस अभी याद है कि डाट के जो बेसिक्स हैं मैं इस डाट पैड वाली वेबसाइट पे समझाऊंगा। ठीक है जी, तो एक मिनट में से जूम कर लेता हूँ। तो जी जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो मेन है, ये मेन जो है ये एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन होता है वो एक कोड होता है, उसके अंदर ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक है, इसके अंदर क्या है? कोड है। ठीक है जी, मतलब समझ लीजिए फंक्शन क्या है। फंक्शन जो है वो एक कोड है। फंक्शन जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब जिसके अंदर कोड लिखा जाता है, उसको हम रन करते हैं। जितनी बार हमें चाहिए होता है उतनी बार हम उसे रन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ऐसी मेन क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया? कोड लिखा गया है, और ये कोड जो है ये एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली होगा। मतलब कि जब आपकी फ्लटर ऐप चलेगी तो मेन को ऑटोमेटिकली कॉल किया जाएगा। मतलब जो डाट का कंपाइलर होगा वो मेन को ऑटोमेटिकली कॉल करेगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है यहाँ से, मतलब मेन के अंदर से जो भी कोड लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी, तो क्या है? ये मेन एक फंक्शन है। ये जो आप ये पैरेंथेसिस देख रहे हो इसके अंदर हम पैरामीटर बताते हैं। अभी हम आगे देखेंगे ये फंक्शन क्या होता है। मैं इस मेन फंक्शन की क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ आपको। ठीक है जी, तो ये जो वॉइड है इसका मतलब ये है कि जो ये मेन फंक्शन है क्या रिटर्न कर रहा है। वॉइड मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न टाइप है ये, कि इसकी रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है जी, और ये क्या है? फॉर लूप है। मतलब यहाँ पे इंट आई हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने जीरो वैल्यू साइन कर दी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इनिशियलाइजेशन कर दिया, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जो जीरो है क्या वो लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 है तो वो यहाँ पे अंदर जाएगा और इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है जी, क्या कर देगा? प्रिंट हेलो 0+1 हेलो 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है जी, फिर ये क्या करेगा? आई की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे जाएगा इंक्रीमेंट में। इंक्रीमेंट में देखेगा कि आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा 1 से, तो 0 से क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ठीक है जी, अब ये यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा। अब आप यहाँ पे आओगे आई, तो ये देखिएगा क्या होगा? लेस देन 5 है, वो कहेगा यस लेस देन 5 है, तो वो अंदर घुसेगा और इसको प्रिंट कर देगा। हेलो 2 प्रिंट हो जाएगा। हेलो हेलो 2 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 1 था ना, तो 1+1 2 हो गया। ठीक है जी, फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू ऐसे इंक्रीमेंट होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। जब ये क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू जो है जब 4 हो जाएगी तो वो क्या करेगा? यहाँ पे आएगा और उसे इंक्रीमेंट कर देगा, 5 बन जाएगी आई की वैल्यू। तो चेक करेगा क्या 5 लेस देन 5 है? नहीं, 5 लेस देन 5 नहीं है। ठीक है जी, तो इसे रन करके देख लेते हैं। ये देखिए हेलो 5 बार प्रिंट हो गया। ठीक है जी, हाँ, ये तो हमने मेन फंक्शन था, ये हमने समझ लिया। पहले अब ये समझ लीजिए, जो आपको ये तो पता है कि जो डाट है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है जी, तो जो आप डाट में जो कोड लिखते हो फ्लटर ऐप के अंदर में, जो डाट में जो कोड लिखा होता है उससे क्या करते हो? आप एक यूआई बिल्ड करते हो। मतलब जब आप फ्लटर ऐप में कोड, मतलब जब हम उस विजुअल स्टूडियो कोड में फ्लटर ऐप के प्रोजेक्ट के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं, तब हम क्या कर रहे होते हैं? डाट से हम यूआई बना रहे होते हैं कि ऐप में क्या क्या दिखेगा ये बता रहे होते हैं। ठीक है जी, और कुछ कोड भी होता है। तो आप यही समझ लीजिए कि डाट है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिल्ड करती है यूआई, मतलब यूजर इंटरफेस बिल्ड करती है फ्लटर ऐप के लिए। ठीक है जी, और जो डाट है वो स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है, मतलब आपको सिंटैक्स को अच्छी तरह फॉलो करना पड़ेगा। जैसे वेरिएबल अगर आपको डिफाइन करना है तो उनके आगे इंट, मतलब उसकी डेटा टाइप पूरी डिफाइन करनी होगी, पूरा सिंटैक्स बताना होगा। स्ट्रॉन्गली टाइप है, मतलब वो चेक करेगी कि जहाँ पे भी एरर होगा वहाँ पे एरर बता देगी। ठीक है, बस ये मतलब है। तो क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, ये जो डाट है उसमें
कितने तरह की डेटा टाइप है, उसमें 3 तरह की डेटा टाइप होती है। एक होती है इंटीजर, एक होती है स्ट्रिंग, ठीक है जी, और भी होती है वो हम आगे देखेंगे, पर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इंटीजर होती है और एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है जी। तो उनको कैसे डिफाइन करते हैं, आप यहाँ पे लिखते हो इंट डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम a इज इक्वल टू, इसमें आप 20 स्टोर कर रहे हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इंट है, ये जो ए है, ए वेरिएबल किस टाइप का है, इंट टाइप है, मतलब ए में जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की ही स्टोर होगी। आप उसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करोगे, मतलब कुछ स्ट्रिंग कैरेक्टर स्टोर करोगे, जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ ABC, ठीक है जी, तो क्या कर देगा यहाँ पे, ये एरर जनरेट कर देगा, ठीक है जी, एरर जनरेट कर रहा है। तो आप इसमें इंटीजर में सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही डाल सकते हो, नंबर ही डाल सकते हो, ठीक है जी। और अब स्ट्रिंग को कैसे किया जाता है, स्ट्रिंग को string स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और यहाँ पे s इज इक्वल टू, स्ट्रिंग को करने के लिए आप डबल कोट का भी यूज कर सकते हो, या तो आप सिंगल कोट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो सिंगल कोट में भी आप लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ सूरज, ठीक है जी। तो आप ऐसे भी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे डबल कोट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो एस जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है जी, स्ट्रिंग टाइप का है। तो हमने 2 डेटा टाइप देख ली। अब एक और होती है, एक होती है वैर करके। इसमें क्या होता है, जैसे वैर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इंटीजर भी दे सकते हो और स्ट्रिंग भी दे सकते हो, मतलब जो डाट है वो इंटर टाइप लैंग्वेज है, मतलब जब आप वैर यूज करोगे तो डाट समझ जाएगी कि इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर की जा रही है। वो सिर्फ वैर के केस में होगी। जब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वैर वैर टाइप का वेरिएबल बनाओगे, तब डाट क्या करेगा, डाट समझ जाएगा कि इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर की जा रही है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की जा रही है, नंबर वैल्यू स्टोर की जा रही है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 20 दिया तो डाट समझ गया ए में 20 स्टोर किया जा रहा है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जैसे वैर ए इज इक्वल टू 20 कर दिया मैंने। अब आप ऐसे जैसे वैर कुछ भी बना दो, बी इज इक्वल टू, इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर लो, जैसे ABC। मैंने कहीं बताया कि मैं इसमें स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, डाट खुद ही इतना समझदार है, वो समझ चुका है कि मैं इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ बी वेरिएबल के अंदर, ठीक है जी। तो आई होप आपको डेटा टाइप और वेरिएबल कैसे बताए जाते हैं डाट में वो समझ आ गए होंगे, ठीक है जी। अब मैं और फंक्शन बताता हूँ, ठीक है जी। ये तो हो गया वेरिएबल्स, इनको थोड़ा कमेंट कर लेते हैं। अब आप ये सोचिए कमेंट कैसे करते हैं, आप क्या करें, फॉरवर्ड स्लैश लगाएं और ये एस्ट्रिक्ट साइन होगा, ठीक है जी, ये लगा लीजिए। और यहाँ पे इसको बंद करने के लिए एस्ट्रिक्ट साइन और ये फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो गया, एक कमेंट हो गया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, अब क्या करते हैं, फंक्शन देखते हैं। फंक्शन को मेन के बाहर डिफाइन किया जाता है, मतलब बताया जाता है, ठीक है जी। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं फंक्शन, सॉरी जावास्क्रिप्ट का वो करना, फंक्शन ही क्या करते हैं यहाँ पे, एक तो पहले फंक्शन का नाम लिखेंगे, फंक्शन का नाम जैसे ABC लिख देते हैं, कुछ भी लिख देंगे, ABC फंक्शन है, इसके पैरेंथेसिस आएंगी और ये कर्ली ब्रेसेस मतलब इसके अंदर आप वो कोड लिखोगे इस ब्रेस के अंदर। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक प्रिंट मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट फंक्शन लिख रहा हूँ, प्रिंट ये क्या करेगा, आउटपुट डिस्प्ले करेगा प्रिंट हमारा। जैसे क्या करते हैं, हेलो कर देते हैं, ठीक है जी। अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट जो होती है फंक्शन की रिटर्न टाइप वो वॉइड होती है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो आप चाहे यहाँ पे वॉइड लिखें या ना लिखें, वॉइड, ठीक है जी, वॉइड चाहे आप लिखें या ना लिखें, बाय डिफॉल्ट फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होती है वो वॉइड होती है डाट में, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को कॉल करता हूँ। यहाँ पे जैसे देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ABC फंक्शन को क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रन किया, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हेलो प्रिंट हो चुका है, ठीक है जी। क्या हुआ यहाँ पे, जैसे हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेन तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, जैसे आपने रन किया तो क्या हुआ, मेन को ऑटोमेटिकली कॉल चली गई, आपका फॉर लूप प्रिंट हो गया। फॉर लूप प्रिंट होने के बाद ये इसने देखा कि किसी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, तो यहाँ से प्रोग्राम इस फंक्शन के अंदर गया, इस फंक्शन के अंदर उसने प्रिंट हेलो को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया।
और जैसे ये ब्लॉक पे आया तो यहाँ से जो कंट्रोल था प्रोग्राम का, मतलब यहाँ पे प्रोग्राम आ गया था, प्रोग्राम का जो कंट्रोल था वो यहाँ पे आ गया था। अब उसके बाद इसने देखा ये आखिरी ब्लॉक है तो वो यहाँ से सीधा यहाँ यहाँ पे आ गया, ठीक है जी, इस वाले ब्लॉक में आ गया, तो यहाँ पे हेलो में प्रिंट हुआ दिख गया, ठीक है जी। तो ये फंक्शन वगैरह तो से क्या था, ये वो फंक्शन था जो कुछ रिटर्न नहीं करता। अब हम देखते हैं कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है जी। तो क्या कर रहे हैं, अगर वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो इंट होगी। जैसे मैं कोई इंटीजर नाम का फंक्शन, नहीं इंटीजर एक फंक्शन बना रहा हूँ जो क्या करता है, इंट वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है जी, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो क्या कर लेते हैं, abc2 नाम से कोई फंक्शन बनाते हैं, ठीक है जी। अब क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन जो है ये कुछ वैल्यू को क्या कर रहा है, ले रहा है। कॉल करते वक्त इसमें वैल्यू आ रही है, तो जो वैल्यू आ रही है वो हम यहाँ पे कॉल करते वक्त बताएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं फंक्शन को पहले कॉल कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे मैं 2 और 3 को भेज रहा हूँ, तो क्या मैं कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ये मैं भेज रहा हूँ, तो इनको भेज रहा हूँ, तो इनको क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है जी। ये जो वैल्यू इनको आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, या तो आप इसको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो, जो फंक्शन को कॉल करते वक्त भेजी जा रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपने फंक्शन में आता है, फंक्शन डेफिनेशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे वो वैल्यू आ रही है तो हमें को कहीं ना कहीं तो क्या करना होगा, स्टोर करना होगा, मतलब पकड़ना होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनको पकड़ने के लिए 2 वेरिएबल बनाएंगे जिनके अंदर वैल्यू पकड़ी जाएंगी, ठीक है जी, इंट बी। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे कॉल करते वक्त यहाँ पे कॉल करते वक्त जब यहाँ से वैल्यू भेजी गई तो इनमें वैल्यू पकड़ी जा रही है, मतलब ए में क्या वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, और बी में कौन सी वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है जी। बी में 3 आ रही है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, एक इंटीजर नाम का एक वेरिएबल सी बना लेते हैं। सी जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें ए का जो रिजल्ट है, ए और बी का जो सम है वो स्टोर कर रहे हैं सी में, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं किसको, सी को रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न का मतलब इसको वहां भेज रहे हैं जहाँ से इसे कॉल किया गया था। रिटर्न का सिंपली ये मीनिंग है कि जो सी की वैल्यू है वो वहां भेजी जा रही है जहाँ से इसे कॉल किया गया था। तो यहाँ पे देखिए एरर बता रहा है, क्यों एरर बता रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है, तो मुझे स्टैंडर्ड कॉल यहाँ पे देना होगा, ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था डाटा स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज। तो अभी आप वो छोड़िए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले फंक्शन को कॉल किया गया, ठीक है जी। फंक्शन को कॉल करते वक्त 2 और 3 को क्या किया, भेजा गया, इस फंक्शन की डेफिनेशन में भेजा गया। तो जो 2 वैल्यू थी वो ए में स्टोर होगी, और जो बी में कौन वैल्यू होगी, 3 स्टोर होगी, ठीक है। बी में क्या हो गया, 3 स्टोर हो गया। फिर फंक्शन के अंदर गया, उसने 2 को प्लस किया 3 के साथ, तो क्या हो गया, 5 हो गया। 5 किस में स्टोर हो गया, सी में। तो जैसे ही उसने देखा रिटर्न, रिटर्न का मतलब है वो उससे कह रहा है कि लौट जाओ जहां से कॉल किया गया था। क्या कह रहा है कि लौट जाओ जहां से कॉल किया गया था। तो उसने कहा ठीक है, 6 वैल्यू उसने लौटा दी यहाँ पे जहाँ पे उसे कॉल किया गया था। अब यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हुई है तो आपको क्या करना होगा, उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा, या तो आप उसे सिंपली प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ जो वैल्यू लौटी है, मतलब रिटर्न हुई है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो देखिए 6 प्रिंट होगा नीचे। तो जी जैसे आप देख सकते हैं 5, सॉरी 3 + 2 5, हाँ जी देखिए 5 प्रिंट हो गया, ठीक है जी, 5 प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको फंक्शन भी समझ आ गया होगा। कुछ भी हो सकती है रिटर्न टाइप, इंट हो सकती है, डबल हो सकती है, आप कोई स्ट्रिंग तो आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। तो ये क्या कहते हैं, वॉइड ही उसके लिए हो जाएगा। तो जैसे इंट हो गया, डबल हो गया, ये भी हो सकती है। सॉरी मैं आपको एक बताना भूल गया, डेटा टाइप जो है वो डबल भी है, ठीक है जी। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे इंट करके डिफाइन किया था, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, डबल नाम का भी एक वेरिएबल बना सकते हो। जो क्या कर रहा है, डबल नाम का वेरिएबल नहीं, वो वेरिएबल जो डबल टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो डबल सी इज इक्वल टू 56 पॉइंट डेसिमल वैल्यू इसमें स्टोर होती है, ठीक है जी। तो 87, तो ये क्या हो गया, डबल टाइप का वेरिएबल हो गया, ठीक है जी। तो मैं इसे भी कमेंट कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताना भूल गया था, अभी मुझे याद आया। तो मैंने आपको बता दिया, फंक्शन बता दिया, डेटा टाइप बता दिए। अब हम चलते हैं क्लासेस पे, ठीक है जी। क्लासेस का तो मेन रोल है फ्लटर ऐप को बनाने में, ठीक है जी। तो क्लासेस में थोड़ा
या तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, वो फिर मेन नीचे जा रहा है। ठीक है जी, तो मैं इसको थोड़ा क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। आप वीडियो को पीछे करके कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसे थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे फंक्शन को डिलीट कर दिया, तो फंक्शन को कॉल करना है, तो इसको भी हम कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, तो सिंपल हमारे मेन फंक्शन हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, क्लासेस देखते हैं। तो अगर आपको क्लास देखनी है तो क्लास क्या है, बेसिकली जो क्लास होता है वो एक ब्लू प्रिंट होता है। मतलब जैसे समझ लीजिए आप कोई फॉर्म लेके आए, तो वो फॉर्म क्या है, खाली है। अभी उस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, मतलब ऐसे करके फील्ड लिखी हुई है, हमने उस फॉर्म को भरा नहीं है। तो वो क्या है, एक ब्लू प्रिंट है, मतलब वो एक क्लास है, ये समझ लीजिए। और जब आप उसे भर देते हैं तो वो क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। वो फॉर्म जो है वो एक पर्टिकुलर बंदे का बन गया। जैसे श्याम एक फॉर्म लेके आया, ठीक है जी, तो शाम में जब वो फॉर्म भरा, तो अब वो किस टाइप का, वो फॉर्म किसके नाम पे बन गया, शाम के नाम पे। अब उस फॉर्म को जैसे कोई पढ़ेगा तो वो शाम को रेफर करेगा। तो वो क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया जब इसमें से भर दिया। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं। तो अगर क्लास क्रिएट करनी है तो क्लास कीवर्ड, और उसके बाद क्लास का नाम। और अब जो क्लास का नाम होगा वो पास्कल नेमिंग कन्वेंशन होगा, मतलब कि पहला वर्ड कैपिटल होगा, पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा, और जो आगे के वर्ड होंगे, ठीक है जी, वो भी क्या होंगे, कैपिटल होंगे। मतलब मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, यूजर एजेंट नाम की क्लास बना रहे हैं, तो जो उसका पहला है यू, वो बड़ा होगा, और एस ई आर क्या होगा, स्मॉल होगा। और जो अगला वर्ड बन रहा है एजेंट, तो ए बड़ा, GENT। ठीक है जी, ये पास्कल नेमिंग कन्वेंशन होगा। ठीक है, तो पास्कल नेमिंग कन्वेंशन में जो क्लास का नाम है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपको देना है सिंपल कर्ली ब्रेसेस और ऐसे एंटर। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया, हमारी क्लास बन गई। अब क्लास के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है जी, तो क्लास के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है प्रॉपर्टी और एक होता है मेथड। प्रॉपर्टी होते हैं डेटा मेंबर, ठीक है जी, जो ऑब्जेक्ट में जगह लेते हैं। तो हम देखते हैं कि डेटा मेंबर कैसे बनते हैं। डेटा मेंबर सिंपल वैसे ही जैसे आप वेरिएबल क्रिएट करते हो। तो आप क्या करोगे, जैसे मैं इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है जी, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है जी, और ठीक है जी, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, तो एक किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अब ये क्या है कि ये देखिए, नॉन नलेबल इंस्टेंस फील्ड मस्ट बी इनिशियल, मतलब क्लास में आप नॉन नलेबल अगर ऐसा कोई एरर आता है तो आप सिंपली क्या करिए, क्वेश्चन मार्क का इंट के बाद सिंपल क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। ठीक है जी, तो ये एरर हट जाएगा, मतलब ये नल हो सकता है। ठीक है जी, हम इसे ये बता रहे हैं कि हम इसे बाद में डिफाइन करेंगे, मतलब इसमें हम वैल्यू देंगे, बाद में इसे इनिशियलाइज करेंगे, मतलब इसे हम बाद में भरेंगे। अभी इसको आप ऐसे रखिए, बाद में हम इसे भरेंगे अपने क्लास के अंदर। ठीक है जी, इंट ए बना दिया आपने, और ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बना लेते हैं। जैसे मैं अच्छे नाम लिखता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए। मैं क्या करते हैं, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, नेम, जो क्या कर रहा है, नेम ले रहा है। ठीक है जी, अब ये लेवल कब हो पाएगा, तो मैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, मतलब इसे बाद में भरेंगे। और यहाँ पे सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट एज लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो ये क्या हो गए, ये मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे हो गए डेटा मेंबर, मतलब ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी डेटा मेंबर। ठीक है जी, ये हो गया हमारे डेटा मेंबर। अब देख लेते हैं कि मेथड्स क्या होते हैं। मेथड सिंपल वैसे ही है जैसे आपने फंक्शन बनाए थे, तो हम क्या करते हैं, मेथड्स बनाते हैं। मेथड्स वही है, सिंपली क्या होगा, जैसे हमने एक ऐसा मेथड बनाया जो कुछ रिटर्न नहीं करता, तो क्या कर रहे हैं, वॉइड उसकी रिटर्न टाइप है, और सिंपली लिख देते हैं मैसेज, और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे करते हैं मैसेज, और यहाँ पे करते हैं सिंपली प्रिंट कर देते हैं, क्या प्रिंट कर देते हैं, दिस इज ए मैसेज। ठीक है, दिस इज ए मैसेज। यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस बनाना भूल गया, आई होप आपको ये आ गया, आपका मेरे से कोई मेरे जवाब दिए होगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस रहेंगे। ठीक है जी, यहाँ बस पैरेंथेसिस। ये तो हमारे क्या बन गया, मेंबर मेथड बन गया। इसे आप मेंबर फंक्शन भी कह सकते हो, इसका क्या दूसरा नाम क्या है, मेंबर फंक्शन भी कह सकते हो, और इसका नाम दूसरा नाम प्रॉपर्टी भी है। ठीक है जी, तो अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस क्लास का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे नहीं, तो फॉर लूप करना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाओगे, वही सिंपली वैर। मैंने जैसे आपको बताया था, वैर जो है उसमें क्या करता है, डॉट समझ जाता है कि आप ए में किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो, आप कोई ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हो, क्या स्टोर कर रहे हो, वो डॉट समझ जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, क्लास का
क्लास का नाम क्या था, यूजर एजेंट और ऐसे, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया आपका, एक ऑब्जेक्ट बन गया। ए क्या है, ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, यूजर एजेंट क्लास का, ठीक है जी। यूजर एजेंट क्लास का ए क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। स्टैटिक ऑब्जेक्ट मतलब ये क्या कर रहा है, जब आप रन करोगे कंपाइल करते वक्त ही क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है जी। जो बंदे जावा से आ रहे हैं उनको पता होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो रन टाइम पे क्रिएट होते हैं, मतलब जब प्रोग्राम चल रहा होता है तब ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। पर डाट में ऐसा नहीं है, डाट में जो ऑब्जेक्ट है वो कंपाइल करते वक्त ही क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट इधर हमने क्रिएट किया है। तो आप ये जो ब्रैकेट दे सकते हो इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम वैल्यू पास करते हैं क्लास को, वो भी हम देखेंगे। अभी हम सिंपली कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे सिंपल रन कर लेते हैं। रन अभी हम क्या क्यों करें, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अभी हमने इसके कोई मेथड को रन नहीं किया, कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया। तो हम पहले क्या करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं क्लास के। कैसे इनिशियलाइज करेंगे, अब हम ए ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, ए ऑब्जेक्ट डॉट ए के ए अब क्या कर रहा है, इस क्लास को रेफर कर रहा है, तो इसका जो नाम है उसको हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो ए डॉट नेम मैं कुछ भी दे देता हूँ इसमें नाम, जैसे शाम दे रहा हूँ जी। शाम मैंने क्या किया, नेम के अंदर स्टोर कर दिया। ऐसे हम क्या करते हैं, ए डॉट उसकी एज को भी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है जी। एज इज इक्वल टू 23 होगी, ठीक है जी। यहाँ पे कोई एरर दे रहा है, एक्सपेक्ट, हाँ कोई एरर नहीं होता ऐसे था ये। तो ए डॉट एज 23, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, हमने नेम और एज को क्या कर दिया, भरवा दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और प्रिंट स्टोर वो कर लेता हूँ। तो जी हम क्या करते हैं, नेम को अलग से प्रिंट कर देते हैं और एज को क्या कर देते हैं, अलग से प्रिंट कर देते हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ सेमीकोलन लगा देता हूँ और आपको प्रिंट कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, ठीक है। तो जी यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ नाम और एज, अब क्यों नहीं हुआ, हाँ हमने इस मेथड को कॉल तो किया ही नहीं, तो इस मेथड को पहले कॉल कर लेते हैं। ए डॉट ए के अंदर जो मैसेज नाम का मेथड है उसे कॉल कर दो, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं मैसेज नाम का हमने क्या करते हैं, मेथड कॉल कर दिया, देखिएगा पहले ये प्रिंट होगा, दिस इज ए मैसेज, दिस इज ए मैसेज, ठीक है। नाम क्या प्रिंट हुआ, शाम, जो हमने यहाँ पे ओवरराइट किया, ठीक है, शाम प्रिंट हुआ। और यहाँ पे एज क्या प्रिंट हुई, 23 प्रिंट हुई, ठीक है जी। एज क्या हमने 23 प्रिंट हो गई, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, अब हम जो ये वैल्यू जो हम ऐसे भरवा रहे थे, अब इसे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बनते वक्त ही भरवा देते हैं। वो कैसे भरवाएंगे वो देखते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए यूज में आता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर यूज में आता है उस टाइम पे, ठीक है जी, कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही भरवाना है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, वो बेसिकली एक फंक्शन ही है और उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है जी। और जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो क्लास के नाम के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये चल के देखते हैं कंस्ट्रक्टर को। तो अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर जो नाम होगा कंस्ट्रक्टर वो सिंपली क्या होगा, क्लास के नाम के बराबर होगा, ठीक है। तो यूजर एजेंट, और कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप में होता कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसे इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है जी। तो हम मतलब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। तो उसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ पैरामीटर्स आएंगे, हम क्या करेंगे, पहले हम पैरामीटर्स ले लेंगे, एक स्ट्रिंग, एक तो नाम ले लेंगे, कॉमा, मैं आपको भी समझाऊंगा, अभी इसकी वर्किंग समझाऊंगा, बस आप देख लीजिए। और एक इंट क्या करेंगे, एज लेंगे, इंट एज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दिस का यूज करेंगे, दिस का एक कीवर्ड है, दिस क्या करता है, दिस एक कीवर्ड है, जो दिस है वो रेफर करता है क्लास के अंदर जो वेरिएबल है उनको रेफर करता है, सिंपली ऐसे समझ लीजिए। जो दिस है वो रेफर करता है इस क्लास टाइप के जो वेरिएबल है इनको, मतलब जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल है जो उसके डेटा मेंबर है उनको रेफर करता है। मैं कह रहा हूँ दिस डॉट नेम, जो क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर नेम है उसको मैं कह रहा हूँ उसके अंदर क्या करो, दिस डॉट नेम, जो क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर नेम है
उसके अंदर वैल्यू डाल दो, ये नेम की जो एक पैरामीटर है, इसको हम पैरामीटर कहते हैं, मैंने बताया था, तो इसकी वैल्यू डाल दो, नेम इसमें आ जाए। तो मैंने ये दिस को इसलिए यूज किया ताकि कंफ्यूजन जो है वो हट जाए। अगर आप यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख दोगे नेम इज इक्वल टू नेम, मतलब आप तो समझ रहे हो कि जो नेम है ये इस पैरामीटर का नेम है, और ये जो नेम है ये आप इस डेटा मेंबर वगैरह पर जो डॉट है लैंग्वेज वो नहीं समझ पाएगा, जो डॉट कंपाइलर है वो नहीं समझ पाएगा, वो यहाँ पे क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा। यहाँ पे ऐसे एरर नहीं जनरेट होगा, कंपाइल करते वक्त जनरेट कर देगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दिस का यूज करें ताकि उसे बता सके कि हम कह रहे हैं कि जो इस क्लास का डेटा मेंबर जो नेम है उसमें डाल दो ये पैरामीटर जो नेम है उसकी वैल्यू इस डेटा मेंबर नेम में डाल दो। ठीक है जी, हम ये बता रहे हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, दिस डॉट एज इज इक्वल टू, इसमें डाल दो एज। ठीक है जी, तो हमने बता दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपने ये क्या कर दिया, इसको हम पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कहते हैं, मतलब आपने यहाँ पे पैरामीटर्स बता दिए हैं। तो आप क्या करोगे, कॉल करते वक्त, मतलब जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो यहाँ पे क्या करोगे, आप वैल्यू बता दोगे कि नेम में क्या जाएगा, नेम में जाएगा, जैसे मैं खुद क्या करता हूँ, कोई भी नाम डाल देता हूँ, जैसे शाम डाल देता हूँ। ठीक है जी, और कॉमा करके इसमें इसकी जो एज है वो 23 डाल रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे पहले हम इसकी क्या करते हैं, वर्किंग समझ लेते हैं। ठीक है जी, तो आप जैसे देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जैसे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट जैसे आपने क्रिएट किया, ये शाम और 23 जो वैल्यू है वो इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर गई, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर आई। ठीक है, तो यहाँ पे नेम में क्या स्टोर हो गया, नेम में शाम स्टोर हो गया, और एज में क्या स्टोर हो गया, 23 स्टोर हो गया। ठीक है, 23 स्टोर होने के बाद उसने क्या कहा, उसने कहा दिस डॉट नेम, मतलब जो इस क्लास का जो डेटा मेंबर नेम है उसमें डाल दो शाम को, मतलब इस नेम में जो वैल्यू है उसको डाल दो किसमें, इस डेटा मेंबर में, नेम डेटा मेंबर में। तो शाम किस में आ गया, इस नेम डेटा मेंबर में आ गया। और जो एज है, मतलब जो 23 है वो डाल दो दिस डॉट एज, मतलब इस डेटा मेंबर में, इस क्लास के जो डेटा मेंबर एज है इसमें डाल दो। तो उसने क्या करा, डाल दिया। अब यहाँ पे नेम और एज की जगह क्या प्रिंट होगा, नेम में प्रिंट होगा शाम, और एज में क्या प्रिंट होगा, 23। तो मैं इसे रन करता हूँ, तो आप अभी देखिएगा यहाँ पे शाम आएगा लिखा हुआ, ये देखिए आ गया शाम, नेम क्या आ गया शाम, और ये क्या आ गई, एज 23, जो हमने यहाँ पे बताया था कॉल करते वक्त। ठीक है जी, तो जब ऑब्जेक्ट बन रहा था उसी टाइम ऑटोमेटिकली क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर को कॉल गई और ये नेम और एज को क्या कर दिया, भरवा दिया। ठीक है जी, तो यही है कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, आई होप आपको कंस्ट्रक्टर समझ आ गया होगा। और इसमें और चीज़ें क्या हैं जो आपको ऐप बनानी चाहिए, और हम अभी बाद में देखेंगे। तो अगले ट्यूटोरियल में हम डार्ट की जो बेसिक फ्लटर का जो बेसिक प्रोजेक्ट है, मतलब हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएंगे अपने ऐप में। ठीक है जी, तो ये ट्यूटोरियल तो आप जरूर से देख लेना ताकि अगले ट्यूटोरियल में आपको परेशानी ना हो, और अगले ट्यूटोरियल में भी आपको समझाऊंगा कि वहाँ पे भी कैसे वर्किंग हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग इस चैनल को ढूंढ नहीं पा रहे हैं वो आपके थ्रू इस चैनल को ढूंढ सकें और फ्लटर का कोर्स मेरे साथ आपके साथ